नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो शुरू करें। तो पिछले कुछ कड़ियों में मैंने बात की कि ओरल कैंसर कैसे होता है, कैंसर स्प्रेड कैसे करता है, कैंसर की पैथोलॉजी क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और ओरल कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। इस एपिसोड में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ओरल कैंसर खुदा ना खास्ता अगर आपको हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं जो है कोई भी सर्जिकल टेक्निक का जो है विश्लेषण जो है किसी भी चित्र से नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो चित्र हैं ये काफी जो है लोगों को विचलित कर सकते हैं और बहुत संवेदनशील ये टॉपिक है, जिसके जो है सर्जिकल टेक्निक्स की फोटो डालना मुझे लगता है ये सही नहीं होगा हमारे यूट्यूब श्रोता के लिए। मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि आप जो है खुद जाके गूगल मत करिए इन सर्जरीज को या इनकी इमेज सर्च को, ताकि आपको जो है ये चीज़ भयानक ना लगे। एक और चीज़ बता दूं कि मेन जो तरीका होता है वो होता है आपका ओरल कैंसर का सर्जरी, और उसके साथ में हम एडजंक्टिव कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करते हैं। कुछ केसेस में हम सिर्फ रेडियोथेरेपी करते हैं, जो ऐसे जो ट्यूमर्स होते हैं जिसमें हम सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट के पास कोई ऐसी कोमॉर्बिड कंडीशन है जिससे सर्जिकल ऑप्शंस हमारे फीजिबल ना हो, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओरल कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली सर्जरी है, यानी कि सर्जिकल रिसेक्शन जिसको हम बोलते हैं। रिसेक्शन का मतलब जब हम सर्जरी करते हैं ओरल कैंसर में या किसी भी कैंसर में, हम कोशिश ये करते हैं कि जब भी हम जो बेसिकली कैंसर इन्फेक्टेड पार्ट है उसको तो निकालते ही हैं, उसके साथ में अतिरिक्त करके थोड़ा सा जो नॉर्मल या नेगेटिव एरिया होता है जहाँ पे कैंसरस पार्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें रेकरेंस ना हो इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ कैंसर जितना पार्ट है उसको आप निकाल देंगे, वो चीज़ उचित नहीं रहती, क्योंकि हम सेफ्टी की कोशिश करते हैं, क्योंकि 36 महीनों में कैंसर की रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक होती है ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस स्टेजिंग, यानी कि TNM स्टेजिंग। TNM स्टेजिंग का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक टाइप का स्केल है या स्टेजिंग है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो आपका ट्यूमर है या कैंसर है वो कितना अग्रेसिव है और कितना बड़ा है, उसकी एक क्लासिफिकेशन है। जितनी ज़्यादा TNM स्टेजिंग जो है एडवांस हो जाती है, यानी कि उसमें जो है तीव्रता ज़्यादा आती है, इसका मतलब कैंसर उतना बड़ा है, उतना ज़्यादा जो है आसपास के पास को इफेक्ट कर सकता है, एट द सेम टाइम उतना फैल सकता है। तो जैसे कि मैंने बात बताई आपको TNM स्टेजिंग। TNM स्टेजिंग का मतलब ट्यूमर, यानी कि हम पहले बात करेंगे ट्यूमर साइज के बारे में, जो भी लोकेशन है उसके बारे में। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे नोड के बारे में। N इज फॉर नोड। नोड का मतलब आपका लिम्फ नोड, जो लिम्फ की गांठें होती हैं जहां से जो है कैंसर स्प्रेड करता है, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है, जो हमें पता चल जाता है कि जो है उसके आसपास जहां पे भी आपका कैंसर है खुदा ना खास्ता, वहां पे जो है आपका जो है नोड जो है हार्ड हो गया है, तो हम उसको नोट कर लेते हैं। जितना पास वो नोड होगा, पहली बात अगर नोड नहीं होगा तो अच्छी चीज़ है, राइट, इसका मतलब कैंसर फैला नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा दूर नोड होगा और नोड का साइज जितना बड़ा होगा, इसका मतलब कैंसर उतना ज़्यादा ही तीव्र है। और तीसरी चीज़ इसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताई थी कि कोई और ऑर्गन में अगर आपको कैंसर जो है फाइंड होता है, जैसे कि आप PET स्कैन कराते हैं, PET स्कैन कराते हैं, पॉजिटिव इमिशन टोमोग्राफी, और उसमें जो है आपको एक हॉट जोन मिलता है जिसमें आपको पता चल जाता है कि हाँ, इस ऑर्गन में भी मेटास्टेसाइज हो चुका है कैंसर, यानी कि कैंसर फैल चुका है। तो जितने इनके स्कोर्स बढ़ते जाते हैं, T1, T2, T3 जो भी है, N0, N1, N2 एंड M1, M2 जो भी है, ऐसे भी है, अगर जितना ये ज़्यादा हायर स्कोर होगा, इसका मतलब कैंसर उतना ही ज़्यादा अग्रेसिव है और उतना ज़्यादा फैल चुका है। उसी बेसिस पे जो है हम जो है ट्रीटमेंट करते हैं सर्जिकल और कीमोथेरेपी, एट द सेम टाइम रेडियोथेरेपी। हमारा मेन स्टे ये रहता है कि कीमोथेरेपी होती क्या है। कीमोथेरेपी बेसिकली कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं आपको IV, जो आपके बेसिकली जो सेल्स का तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटोऑन्कोजीन्स वाला जो तरीका होता है, उसका जो ग्रोथ रेट है उसको काट देते हैं, जिसकी वजह से सेल्स मर जाते हैं। अब इसके हम डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बट आजकल के जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आ चुके हैं उससे साइड इफेक्ट्स काफ़ी मिनिमम हो गए हैं। दूसरी बात करते हैं हम रेडियोथेरेपी के बारे में। रेडियोथेरेपी सिर्फ और सिर्फ रेडियोथेरेपी बहुत कम ओरल कैंसर्स में होती है, लेकिन जिनमें होती है उसका रीज़न ये होता है कि हम सर्जिकल रिसेक्शन पेशेंट का नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है सर्जरी से पेशेंट की जान को खतरा हो, यानी कि ब्लड लॉस हो सकता है, कोई भी और चीज़ हो सकती है। अब हम बात करते हैं सर्जरी पे। देखिए, सर्जरी का एक सिंपल सा फंडा है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम उस जगह को आइडेंटिफाई करते हैं। TNM स्टेजिंग से हमें पता चल जाता है कि ट्यूमर का साइज कितना है, उसकी लोकेशन कितनी है, उसका नोड्स कितने आसपास के जो है इफेक्ट हुए हैं, और कोई मेटास्टेसिस है। जितना ज़्यादा TNM स्टेजिंग होगी उतना ज़्यादा सीवियर कैंसर होगा, उतना ही ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ, अग्रेसिव ऑपरेशन भी होगा, यानी कि
जितना बड़ा ट्यूमर है तो उसको तो काटेंगे, उसके साथ एक्स्ट्रा भी काटेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आपका जो मुंह में कैंसर कहीं हुआ है और वो आपके हड्डी तक स्प्रेड कर गया है, मैंडिबल तक स्प्रेड कर गया है, तो हम उसको दो तरीके होते हैं। एक होता है हम कहते हैं जिसको मैंडिबुलोटमी, यानी कि सिलेक्टिव रिसेक्शन, मतलब जो थोड़ा सा पार्ट है हम जो है हड्डी का निकालेंगे जो इन्फेक्टेड, और थोड़ी सी नेचुरल हड्डी का निकालेंगे। वो तब होता है जब अर्ली डिफरेंशिएटेड आपके कार्सिनोमास होते हैं, यानी कि लेस एग्रेसिव और उसमें ज़्यादा तीव्रता नहीं रहती है। लेकिन अगर कोई जो कार्सिनोमा है खुदा ना खास्ता वो बहुत एग्रेसिव है, आपकी हड्डी जो है जबड़े की बिल्कुल इन्वॉल्व हो चुकी है, तो हम करते हैं या तो मैंडिबुलेक्टमी या हेमी मैंडिबुलेक्टमी। बेसिकली एक चंक बड़ा निकाल देते हैं और उसके साथ में जो आसपास के लिम्फ नोड्स है, देखिए उसका फंडा क्या है, कैंसर लिम्फ से फैलता है, ठीक है, ओरल कैंसर एटलीस्ट। तो अगर आसपास के 2-3 या 1-2 लिम्फ नोड है उनको तो निकालेंगे ही, लेकिन उसके थोड़े से आगे के भी लिम्फ नोड निकालेंगे ताकि कैंसर को स्प्रेड होने की गुंजाइश खत्म हो जाए। किसी किसी चीज़ में क्या होता है कि कुछ कुछ फंक्शनल जो है चीज़ें भी निकाल देते हैं, उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। उसका भी रीज़न यही है, कोई भी चीज़ ऐसी है कैंसर के साथ में जो हो सकता है जिसके थ्रू कैंसर बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, तो हम जो है बेसिकली हम उस चीज़ को भी जो है कोशिश करते हैं कि फंक्शनली ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको निकाल दें ताकि कैंसर वहीं का वहीं रुक जाए। अब मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि मैं आपको कोई भी जो है पिक्चर्स नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप डर जाएंगे और ये अच्छी चीज़ नहीं है। हो सकता है आपके घर पे बच्चे भी हों, वो सब देखना उनके लिए सही नहीं होगा, बहुत संवेदनशील और विचलित करने वाली बेसिकली ये इमेजेस रहती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाती है, यानी कि आप जितनी जल्दी अपनी समस्या को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, कि मान लीजिए एक छोटा सा छाला शुरू हुआ है, तो बहुत जल्दी बहुत कम कॉम्प्रोमाइज के साथ आपको हो सकता है सर्जरी के लिए भी ना जाना पड़े, एक्सिशनल बायोप्सी में भी काम हो जाता है। तो इन चीज़ों को, लक्षणों को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, कोई भी अगर आपके मुंह में ऐसा कुछ होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्जरी के बाद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज़ कि हो सकता है आपके कुछ कुछ वाइटल स्ट्रक्चर्स को निकाला जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कैंसर जो है आपके हड्डी तक पहुंच गया है, तो हेमी मैंडिबुलेक्टमी अगर कर दी है मान लीजिए, जिसको हम बोलते हैं कि आपकी हड्डी निकाल देते हैं, तो उसके बाद जो है हमें उससे रिहैबिलिटेट भी करना जरूरी है। रिहैबिलिटेट मतलब रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें कि आप बिना हड्डी के, बिना दांतों के आपकी जो है हड्डी निकाल दी जाएगी, तो फिर आप चबाओगे कैसे, और वो ऐसे खुला थोड़ी रह जाएगा। तो उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ग्राफ्ट्स होते हैं बहुत सारे, बोन ग्राफ्ट्स होते हैं। बेटर रहता है कि बोन ग्राफ्ट्स, ऑटोग्राफ्ट्स इसको बोलते हैं, कि आपकी कुछ कुछ जगह से हम ऑटोग्राफ्ट्स, बोन, आपकी हड्डी जो कहीं आसपास की है, जैसे फिबुला है, इलियाक क्रेस्ट है, अगर आपकी हड्डी बहुत ज़्यादा जो है निकालनी पड़ी और उसको आपको हड्डी को वापस लाना है, तो ये ऑप्शन होता है। आजकल 3D रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी चल रही है, जिसमें हम 3D प्रिंटिंग से जो है टाइटेनियम मैश बना के भी चीज़ें करते हैं। बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको जो है ज़्यादा वेंचर आउट ना करिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है तो मैं ये नहीं चाहता कि आप डॉक्टर के पास जाएं और बोले कि डॉक्टर, हमने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे एक फलाने डॉक्टर का, उन्होंने बोला तो हमें ये करना है, कमांडो ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, और ये अपर चीक अप्रोच या आपको पोस्ट ऑरिकुलर इंसिजन, जो भी चीज़ है हम जो बात करें, मैं सर्जिकल टेक्निक्स में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैं बस बताना चाहता हूँ कि सर्जरी इज़ द मेन स्टे, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, और उसके बाद उसका रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे तो हमें इससे क्या करना है। देखिए, ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी रहती है, मेरी एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू शुड नो व्हाट यू आर गोइंग इन फॉर। बहुत सिंपल सी बात बताऊँ, क्योंकि मेरे पास कुछ कैंसर पेशेंट्स आते हैं, और अगर मैं उनसे बोलूँ तो चाहे वो जितने खुशनुमा हो, खुश मिजाज हों, जब उनके साथ ये ऐसी वाक़या हो जाती है, उसके बाद दे आर नॉट द सेम। चाहे वो जितने बढ़िया तरीके से कोप कर लें, थोड़ा सा उनको लगता भी है। इसका तथ्य क्या है बताने का, कि आप कोशिश करिए कि आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे हो सकता है कि आप कैंसर से आगे जाके प्रताड़ित हो सकते हैं। चाहे वो स्मोकिंग हो, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन हो, आप ठीक से खा नहीं रहे हैं, आपको वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, या ओरल हाइजीन ख़राब है, या दांत बहुत आपके पैने हैं, तो प्लीज़ कोशिश यही करिए कि आप जो है अपनी चीज़ें न्यूनतम रखें और एक बहुत अच्छा और स्वस्थ जीवन गुजारने की कोशिश करिए। देखिए, हमारे हाथ में तो है नहीं, कि क्योंकि हम इतने प्रदूषित और दूषित एनवायरनमेंट में रहते हैं कि हमें ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, उनको हम न्यूनतम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं, और जो भी हमारे हाथ में है उस पर ज़्यादा कंट्रोल रखना ज़रूरी है। तो ये था आज का एपिसोड। अगला एपिसोड पे मैं थोड़ी सी
टफ बातें करने वाला हूँ, जिसको हम बोलेंगे प्रोग्नोसिस ऑफ कैंसर्स। और मैं उसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, छोटा एपिसोड होगा, क्योंकि मैं आपको निराश नहीं करना चाहता कि आपको अगर कुछ हो गया है। क्योंकि सबसे पहले मुझे जो फ़ोन आते हैं लोगों के, चाहे उनको कैंसर हो या ना हो, इवन बिफोर कैंसर जो है उनका जो फ़ोन आता है, अगर उनको एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है या लीजन है या एक नॉर्मल वाइट पैच हो गया है, वो मेरे से पूछते हैं सर मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, कितने साल मेरे पास बचे हैं। ऐसा मत सोचिए, आपको बस कुछ नहीं करना है, आदतों को थोड़ा न्यूनतम रखिए, उसको कंट्रोल में रखिए, अपना खान पान को ठीक रखिए, अपनी जो है स्लीप अच्छे से लीजिए, मानसिक तनाव कम रखिए और खुश रहने की कोशिश करिए। मैं आपको सबसे ज़्यादा विनती यही करता हूँ। देखिए आजकल के ज़माने में कोई खुश नहीं है, बहुत ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, व्यक्तिगत बात है, लेकिन हर दिन हमें यही चीज़ की कोशिश करती रहनी चाहिए कि चाहे जितनी ज़िंदगी में जितनी भी अड़चने आए, जितनी कठिनाई है, हमें कोशिश यही करनी है कि मुस्कुराना हमारा जो है कर्तव्य और हमारा जो है एक तरीके से ना हमारा अधिकार है मुस्कुराना, चाहे जितनी समस्या है, चाहे जितनी आपदा है। हमने पैंडेमिक हैंडल कर लिया, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है हिम्मत ना हारिए और अपना जीवन स्वस्थ तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, कंट्रोल तरीके से निभाइए और व्यायाम करिए और स्ट्रेस कम लीजिए। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स में जो है ज़रूर जो है अपनी जो है टिप्पणियाँ डालिए और एट द सेम टाइम अपने क्वेरीज डालिए, क्योंकि हो सकता है मैं बहुत दिनों से जो है ये चीज़ डाल नहीं रहा हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, जो भी हो, चाहे कैंसर रिलेटेड हो या कुछ और हो। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी जो है क्वेरीज से जो है थोड़ा सा अपने जो है आपकी क्वेरीज जो आपकी जिज्ञासा है वो मेरा मार्गदर्शन है। आप समझिए इस बात को, क्योंकि मुझे पता चलता है कि हमारे जो समाज में जो है, जो हम लोग के, हमारा जो भारत देश है, भारतवर्ष है, उसमें हमें पता चलता है कि कितने लोगों को क्या क्या समस्या हो रही है, क्या क्या चीज़ पे हमें जो है अपना ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ यूट्यूब। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर और सोशल मीडिया हैंडल्स, बट प्लीज़ मुझे कॉल करने से पहले मैसेज करिए। हो सकता है मैं किसी पेशेंट के साथ व्यस्त हूँ या मैं किसी अपने व्यक्तिगत काम में व्यस्त हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।